चलो, तो हम लोग टॉपिक डालेंगे जीन एक्सप्रेशन। देखो, जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन एक्सप्रेस कैसे करेगा, हम उसी का बात करेंगे। मतलब जीन काम कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये जरूरी तो नहीं ना कि भाई हमारा सारा जीन एक बार में काम करता ही हो, या फिर सारा जीन एक बार में काम नहीं ही करता हो। ऐसा कोई एसेंशियल कंडीशन है क्या कि एक बार में नहीं भैया तुमको सारा जीन तो काम करना ही पड़ेगा, चाहे एक बार में नहीं भैया तुमको सारा जीन तो काम नहीं है करना पड़ेगा। मतलब जीन का क्या होता है ना कि कुछ जीन काम कर रहे हैं, कुछ जीन काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ जीन हमेशा काम कर रहे हैं। जैसे मतलब बात करें तो कुछ जीन होगा जो हमारे अंदर उसको उसका उसका जरूरत हमेशा ही होगा भाई, है ना भाई। उसका जरूरत हमारे पे हमेशा ही होगा, मतलब उसको हमेशा ही काम करना पड़ता होगा। क्या करना पड़ता होगा? उसको हमेशा ही काम करना पड़ता होगा। तो वही हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जीन एक्सप्रेस कैसे कैसे करता है, उसका रेगुलेशन क्या होता है, उसका रेगुलेशन मेथड क्या होता है। जैसे कोई जीन कभी काम कर रहा है और कभी नहीं कर रहा है, तो किस केस में काम करेगा, किस केस में काम नहीं करेगा। मतलब कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन सा प्रोटीन चाहिए, रेप्रेसर प्रोटीन चाहिए, इंड्यूसर प्रोटीन, हम लोग उसी की बात करेंगे पूरे जीन एक्सप्रेशन के अंदर। कोई तकलीफ क्या यहाँ तक? अरे बोलो भाई। इसमें इसमें सिंपल हम मॉलिक्यूलर बेसिस की बात करेंगे। पहले हमारा जीन था, जीएनए। जीन जो है वो जीन का फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा, और फिर उसका ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। अरे बताया था ना, दो स्टेप होता है। अगर जीन से हमारे में कैरेक्टर बनना है, मतलब उससे प्रोटीन बनना है। देखो भैया, कोई भी हमारे अंदर अगर जीन होगा, इधर देखो, कोई भी हमारे अंदर अगर जीन होगा, वापस समझना, अगर कोई भी हमारे अंदर जीन होगा तो जीन क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। और ये जो एमआरएनए होता है, इस स्टेप एमआरएनए का जो बनना होता है, इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम लोग इस स्टेप को? ट्रांसक्रिप्शन। और फिर एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है ना, वो मेनली तो एंजाइम की तरह काम करता है ना भाई, याद है? अरे याद है कि नहीं? मैंने तुमको बोले थे ना कि भैया जितना भी एंजाइम आ जाए वो सब क्या है? प्रोटीन है। जितना भी एंजाइम आ जाए वो सब क्या है? प्रोटीन है। तो हम लोग बात करें कि भैया ये जो हमारा प्रोटीन बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, ये कहाँ पे जाके बना होगा? प्रोटीन फैक्ट्री, दैट इज अ राइबोसोम ऑफ द सेल। अरे राइबोसोम हमारे एमआरएनए से जुड़ा होगा, और वहां पे पॉलीराइबोसोम वाला कंडीशन बनाया होगा, और राइबोसोम पूरा मूव किया होगा उस एमआरएनए सेगमेंट पे, और उसके अनुसार अमाइनो एसिड उठा उठा के अमाइनो एसिड को जोड़ा होगा, उससे हमारा प्रोटीन बना होगा। अरे बताया था ना ये बात। जैसे कि मान लो ये वाला हमारा जीन का सेगमेंट है, तो ये वाला हमारा एमआरएनए का सेगमेंट होगा, तो ये वाला हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन का सेगमेंट होगा। समझ में आ रहा है? ये जीन हो गया, जीन से हमारा क्या बना? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बना? प्रोटीन। अच्छा, क्या ये जरूरी है क्या कि जितना भी जीन है वो जब काम कर रहा हो तो एमआरएनए बनाए ही, है ना? ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये जरूरी नहीं है, समझना जरा। तो अगर प्रोटीन बनेगा तो वो हमारा क्या होगा भैया? एंजाइम होगा, और इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इस स्टेप को हम लोग? बोलो। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा? ट्रांसलेशन। पहला स्टेप क्या हुआ हमारा? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा स्टेप क्या हुआ हमारा? ट्रांसलेशन। पहला स्टेप ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्टेप ट्रांसलेशन, पहला स्टेप भैया ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? तो जीन से जब एमआरएनए बनेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें अब ये आने वाला है, समझ में आया? अभी जो मॉलिक्यूलर बेसिस जो बताया था ना, डीएनए आरएनए की बात करेंगे, उसमें अब आएगा ट्रांसक्रिप्शन का पूरा डिटेल में स्टेज पढ़ेंगे। अभी नहीं है, अभी हम जीन एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बायोटेक करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग जब वापस से पढ़ेंगे ना बायो मॉलिक्यूल, तो उसमें मैं पूरा पहले आरएनए से ही स्टार्ट करूंगा, न्यूक्लिक एसिड से ही चालू करूंगा। बराबर क्या? न्यूक्लिक एसिड से चालू करने के बाद फिर तुमको प्रोटीन सिंथेसिस बनाएंगे, बताएंगे कि कैसे कैसे प्रोटीन बनता है। ठीक है भाई? चलो। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? एमआरएनए से प्रोटीन बनने को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये दो वर्ड याद रहेगा, दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। जब जीन से एमआरएनए बने, मतलब डीएनए से एमआरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बने तो ट्रांसलेशन। और मेनली जो हमारा प्रोटीन होता है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? एंजाइम की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा? एंजाइम की तरह। अरे बोलो, आया नहीं आया यहाँ तक? अरे यहाँ तक बातें समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो, पक्की बात, यहाँ तक समझ में आया? चलो। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि भैया जीन एक्सप्रेशन जो है ना, ये एक मॉलिक्यूलर बेसिस है किसके? जीन का। जब जीन एक्सप्रेस करेगा तो वो कुछ बनाएगा, समझ? जब कोई भी जीन एक्सप्रेस करेगा तो वो कुछ कंटेंट बनाएगा। मतलब हम ओवरऑल किसकी बात करेंगे? जीन जब एक्सप्रेस करता है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा प्रोटीन बनता है ना भैया।
तो हम लोग किसकी बात करेंगे भैया? प्रोटीन की बात करेंगे। तो इसके अंदर लिखेंगे इट इज द मोलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच it is the molecular mechanism by which it is the molecular mechanism by which it is the molecular mechanism by which by which by which the hereditary information it is the molecular mechanism by which the hereditary information hereditary information present in a gene present in a gene hereditary information present in a gene present in a gene present in a gene comes out and forms forms and forms a particular character and forms a particular character and forms a particular character and forms a particular character। कोई दिक्कत यहां तक? अरे बोलो, क्या यहां तक समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? चलो, तो हम लोग बात करें अब याद करो, जो ह्यूमन जेनेटिक्स को जिसने स्टडी किया था साइंटिस्ट का नाम क्या था भाई? सबसे पहले फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज ए गेरोल्ड थे ना भाई। चलो हम लोग उनकी बात करते हैं। ए गेरोल्ड ने एक हाइपोथेसिस दिया था, याद है क्या कोई किसी को? एक हाइपोथेसिस था, क्या था उसका हाइपोथेसिस? देयर इज द वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। अरे था ना भाई, अगर एक जीन अगर म्यूटेंट हो जाएगा, मतलब एक जीन अगर बदल जाएगा, तो उसके अनुसार एक कैरेक्टर बदल जाएगा, मतलब एक मेटाबॉलिक ब्लॉक हो जाएगा, मतलब हमारे में एक मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे अंदर फिनाइल कीटो यूरिया है ना, फिनाइल कीटो यूरिनेज बनाने का कोई एंजाइम मतलब जीन है, अगर वो काम नहीं कर पा रहा है या फिर उसका म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने का मतलब क्या होता है? अरे म्यूटेशन होने का मतलब चेंज हो गया है उसके जीन में। अरे जैसा सिकल सेल में म्यूटेशन हुआ था ना भाई, अरे नॉर्मल हेमोग्लोबिन और सिकल सेल हेमोग्लोबिन के सीक्वेंस में अंतर आया था। अब ए के जगह पे टी लग गया था, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आ गया था, याद है? और उसके चक्कर में पूरा हमारा अल्फा के जगह पे बीटा चेन बन गया था हेमोग्लोबिन का। अरे था। और एक तो था हमारा नॉर्मल, एक बन गया था हमारा एब नॉर्मल, और बाद में जब ऑक्सीजन स्ट्रेस कंडीशन आया था तो सिकल सेल आरबीसी बन गया था हमारा। अरे याद है? उसका प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट बता दिया था मैंने तुमको। अरे बताया नहीं बताया भाई? उसका मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी इफेक्ट पहले बता चुका था। तो हम लोग बात करते हैं कि ए गेरोल्ड ने क्या बात किया? दैट इज द वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। क्या बात किया उन्होंने? वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। अगर देखो स्टेटमेंट जरा देखना, इसने क्या बोला है? इट इज द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बाय विच द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन अ जीन कम्स आउट एंड फॉर्म्स अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इसका कहने का मतलब है कि भैया कोई भी जीन हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट है, उसका जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जब चलेगा, मतलब जब एमआरएनए से क्या बनेगा, मतलब जीन से एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। तब वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के फॉर्म में वो तुमको दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे कलर का जीन है, तो अगर कोई इंसान काला है, इसका मतलब भैया उसके में जीन काम किया है, वो तुमको दिख रहा है देख के ही। समझ में आ रहा है? वो देख के ही दिख रहा है कि भैया उसके अंदर जीन काम किया है। अरे क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ में आएगी आई कि नहीं है? तो उसके अंदर अगर जीन काम किया है, इसी वजह से वो क्या है भैया? काला है। हमरे जैसन है कि नहीं भाई? इसके जैसन भी। चलो आ जाओ, बहुत खुश हो रहा था हमरे जैसन बोले तो, है कि नहीं? चलो, तो इसमें हम लोग क्या बात करें? तो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के फॉर्म में मेरे अंदर अपीयर हुआ या नहीं हुआ? अरे एक कैरेक्टर के फॉर्म में मेरे अंदर अपीयर हुआ या नहीं हुआ? है ना, मेरा कैरेक्टर बनाया, दैट इज अ स्किन कलर। समझ में आ रहा है क्या? तो वही बात कर रहा है, इट इज अ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई जीन अगर हम म्यूटेंट कर देते हैं, तो हमारा जो कलर, जैसे हम मान लो कलर का जीन था और इसको हम लोग म्यूटेंट कर दिए। क्या कर दिए हम लोग? इसको म्यूटेंट कर दिए, मतलब हम इसको बदल दिए, मतलब हम अब इसको चेंज कर चुके हैं। अब जब चेंज कर दिए तो जीन वही रहा या बदल चुका है? अब जब जीन बदल गया है तो क्या एग्जैक्टली कलरे बनाएगा या कुछ और बना सकता है? कुछ और भी बना सकता है, क्योंकि भैया अगर एक जीन म्यूटेंट हुआ है तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर फिर नहीं बन पाता है। समझ में आया क्या? अगर कोई एक जीन
क्या हुआ है, म्यूटेंट हुआ है, तो कोई एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे अंदर ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अरे क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत भाई? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए गेरोल्ड का हाइपोथेसिस, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। अरे बोलो, ए गेरोल्ड ने क्या दिया भैया, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, क्या दिया ए गेरोल्ड ने? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए गेरोल्ड के बारे में, ए गेरोल्ड इन्होंने क्या दिया भैया, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। करो, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक, अगला स्टेटमेंट यही है। सीधे वहीं पे जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख लेंगे अपन। ए गेरोल्ड जिसने क्या बताया भैया, एक हाइपोथेसिस, नाम क्या था भाई, वन म्यूटेंट जीन वन मेटाबॉलिक ब्लॉक। कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। चलो, अगला साइंटिस्ट है हमारा बीडल एंड टैटम। अगला साइंटिस्ट है हमारा क्या, दैट इज बीडल एंड टैटम। तो अगला साइंटिस्ट हमारा बीडल एंड टैटम। चलो, हम लोग बीडल एंड टैटम की बात करें तो बीडल एंड टैटम ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो था वन म्यूटेंट जीन। उसने क्या दिया भैया, इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया बीडल एंड टैटम ने। उसने उसने बोला कि भैया अगर एक म्यूटेंट जीन होता है तो वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था उसने। क्या दिया था भैया, वन म्यूटेंट जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, या फिर वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। समझना जरा क्या है ये। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताना, जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो ये हमारा कोई जीन है, बराबर, मान लो ये हमारा कोई जीन है ए। जब ये एक्सप्रेस करेगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा, ये एमआरएनए बनाएगा ना भैया। ये क्या बनाएगा हमारे पास, एमआरएनए बनाएगा, और फिर ये एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सही बात है ना भाई? अच्छा, एक बात सोचो जरा, है ना भाई, जैसे कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या कि भैया ये वाला जो है ना, ये वाला जो कंडीशन है, ये हमारे पास जो टोटल मतलब एंजाइम जो बना रहा है, मतलब जीन एक ही है पर जो एंजाइम बना रहा है वो 5 को बना रहा है। जैसे कि यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक 2, फिर 3, ये 4 और एक 5, बराबर है क्या? और मान लो कि इस पोजीशन पे चेंज हुआ है, ठीक है भाई, पोजीशन, इस पोजीशन पे कुछ नहीं हुआ है, बस सब्सटीट्यूशन हुआ है। तो सब्सटीट्यूशन होने पे क्या उसी जगह पे चेंज होगा, आगे पीछे चेंज नहीं होगा? ये पहले ही बता चुका हूं हेमोग्लोबिन वाले में। अरे बोलो ना, हेमोग्लोबिन वाले पोर्शन में पहले बता चुका ना भैया, उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चेंज होगा, बाकी आगे पीछे चेंज नहीं होगा। मतलब आगे कौन सा अमाइनो एसिड लगना है वो चेंज नहीं होगा, इधर क्या लगना है वो चेंज नहीं हो। तो इसके अनुसार अगर 5 को इस तरह से प्रोटीन का एंजाइम बनता है तो केवल यही वाला एंजाइम चेंज होगा, बाकी एंजाइम हमारा सेम रहेगा जैसे पहले बनता था। अरे बोलो ना, जैसे हमारा पहले बनता था वैसे। लेकिन ये जरूरी है क्या कि हमारा एक जीन जो है वो 5 को प्रोटीन बना ही दे? नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि भैया एक जीन जो है वो एक ही प्रोटीन बना रहा हो। अरे बोलो भाई, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है कि हमारा एक जीन जो है वो एक ही प्रोटीन बना रहा हो? तो इसने बोला, इसने सिंपल क्या बोला, इसने जो दिया वो था हमारा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। मतलब अगर एक जीन बदलेगा, समझ रहे हो, इसने क्या बोला भैया, अगर एक जीन बदलेगा तो उसके अनुसार एक एंजाइम बदल जाएगा। सही है? अरे वापस से बोलो, मेटाबॉलिज्म, जैसे कि मान लो हमारे में कलर नहीं आया, तो क्यों नहीं आया था? क्योंकि म्यूटेशन हो गया, तो हमारे अंदर एंजाइम नहीं बना, और एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या हमारा हमारे हर मेटाबॉलिज्म में एंजाइम जरूरी है ना? हमारे हर मेटाबॉलिज्म में क्या जरूरी है भैया, एंजाइम। मतलब सिंपल एक ग्लूकोज का अगर टूटना भी होता है ना, सिंपल अगर एक ग्लूकोज का
टूटना भी होता है तो उसके लिए भी हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है भैया? एंजाइम की जरूरत होती है। उसके लिए भी हमें क्या चाहिए भैया? एंजाइम चाहिए। अरे क्लियर है ना भाई? अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई? तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए भैया? एंजाइम चाहिए होता है। तो समझना जरा। तो हम लोग ये बात करें कि भैया यहाँ पे अगर ये चेंज हुआ तो बताओ ये वाला एंजाइम बदल गया होगा क्या? अरे बोलो, जीन तो एक ही था ना भाई। अब एक जीन 5 एंजाइम बना रहा था जिसमें पीछे का 4 एंजाइम सेम है, बस ये वाला एंजाइम चेंज हुआ। मतलब 1 म्यूटेंट जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। अरे नहीं समझ में आ गया? 1 म्यूटेंट जीन 1 एंजाइम। अभी जब एंजाइम बदलेगा तो मेटाबॉलिज्म अपने आप बदल जाएगा। तुम सोचो जरा, जैसे कि मान लो कि हमारे शरीर में अगर हमको ग्लूकोज को तोड़ना हो तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोई एक मान लो एंजाइम यूज होता है, हम उसको एक्स मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं हम उसको? एक्स। कि यह एक एक्स एंजाइम है जो कि किसको तोड़ेगा? ग्लूकोज को हमारे बॉडी में तोड़ेगा। अब मान लो जो हमारे बॉडी का जो जीन है वो ग्लूकोज का जो एंजाइम बनाने वाला जीन है वो क्या हुआ? चेंज हो गया। अब बताओ क्या ग्लूकोज को तोड़ने वाला एंजाइम बनेगा या नहीं बनेगा हमारे शरीर में? ग्लूकोज को तोड़ने वाला एंजाइम बनेगा कि नहीं? अबे यार इसका जीन बदल गया है ना। ये एक्स एक्स जिससे बन रहा था ना वो वाला जीन म्यूटेंट कर दिए हैं हम लोग। उस जीन को हम बदल दिए हैं। तो बताओ क्या अब एक्स बनेगा या नहीं बनेगा? अब एक्स हमारा नहीं बनेगा। और जब एक्स नहीं बनेगा तो हमारे रेस्पिरेशन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि हमारे रेस्पिरेशन में तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ना भैया। नहीं समझ में? अरे हमारे रेस्पिरेशन में किसको तोड़ा जाता है भैया? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो इस चक्कर में हमारे रेस्पिरेशन पे फर्क पड़ेगा। इस चक्कर में किससे फर्क पड़ेगा भैया? हमारे रेस्पिरेशन पे फर्क पड़ेगा। तो बताओ क्या एंजाइम बदलने से हमारे मेटाबॉलिज्म पे फर्क अपने आप नहीं पड़ गया क्या? तो मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्ट इफेक्ट आया है या पहले इफेक्ट एंजाइम पे आया है ना? पहला इफेक्ट एंजाइम पे आया है और उस एंजाइम की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है। समझ पा रहे हो? उस एंजाइम की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है। तो हम लोग बीडल और टेटम की बात करें तो इसने क्या बताया? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। क्या बोला इन्होंने? 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। अगर एक जीन म्यूटेंट हो जाएगा तो वहां पे हमारा एक एंजाइम नहीं बनेगा और उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? Beadle and Tatum gave 1 gene 1 enzyme hypothesis. Beadle and Tatum gave 1 gene 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। और इन्होंने जो काम किया था ना उस प्लांट का नाम था न्यूरोस्पोरा। और याद करो हम लोग न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। अच्छा याद करो हमारा जो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट था ना जेनेटिक्स में वो हम ड्रोसोफिला पे किए थे। समझ में? हम लोग मैक्सिमम किस पे किए थे भैया? ड्रोसोफिला पे किए थे, एनिमल्स के अंदर। तो प्लांट के अंदर हम किस पे करेंगे? न्यूरोस्पोरा पे। किस पे करेंगे भैया? न्यूरोस्पोरा पे। तो हम बीडल और टेटम के लिए लिख सकते हैं वर्कड ऑन न्यूरोस्पोरा। वर्कड ऑन न्यूरोस्पोरा। और इसी न्यूरोस्पोरा को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो जरा। अरे न्यूरोस्पोरा को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किया जाएगा न्यूरोस्पोरा के ऊपर। कोई दिक्कत भाई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क ऑन न्यूरोस्पोरा। और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। कोई दिक्कत? अच्छा न्यूरोस्पोरा को हम प्यार से या फिर कॉमनली उसका नाम होता है, उसका कॉमन नेम होता है पिंक ब्रेड मोर। क्या होता है भैया? पिंक ब्रेड मोर। क्या होता है उसका नाम पूरा? पिंक ब्रेड मोर। क्लियर है? तो न्यूरोस्पोरा की बात करें तो कॉमनली नोन एज पिंक ब्रेड मोर। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं भैया? पिंक ब्रेड मोर के भी नाम से जानते हैं। अगर कहीं पे न्यूरोस्पोरा की जगह पे क्या लिखा है? अगर कहीं न्यूरोस्पोरा की जगह पे क्या लिखा है? पिंक ब्रेड मोर, तो भी न्यूरोस्पोरा की ही बात कर रहा है। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई मेरे। अगर यहां तक कोई तकलीफ बोलो।
तो देखो, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पिंक ब्रेड मोर, सही है। न्यूरोस्पोरा को ही बोला जाता है पिंक ब्रेड मोर, और न्यूरोस्पोरा को और क्या बोल सकते हैं हम लोग, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। भैया ये इंपॉर्टेंट है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम बोलना ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है भाई, इसलिए तुम इसको ध्यान रखोगे। क्लियर है भाई, अरे यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई, तो तुम इसको ध्यान रखोगे। चलो इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बीडल बीडल एंड टेटम ने क्या ऑब्जर्व किया होगा, समझा। तो यहाँ पे बीडल को इसको मार्क करो, लिखो दे ऑब्जर्व, लिखेंगे इसमें दे ऑब्जर्व, दे दे ऑब्जर्व दैट अ वाइल्ड टाइप, they observed that a wild type, they observed that a wild type, that a wild type neurospora, they observed that OB, है ना, OB वाला observe, ठीक है भाई, observed that a wild type neurospora can grow easily on a minimal medium, can grow easily on, can grow easily on minimal medium, can grow easily on minimal medium। अच्छा मिनिमल मीडियम, हाँ मिनिमल, हाँ मिनिमल, मिनिमम नहीं, मिनिमल, MINIMAL, मिनिमल, है ना भाई, मिनिमल मीडियम, मिनिमल मीडियम हो गया। चलो तो हम ये समझना जरा, चलो इधर देखो, तो हमारा जो मिनिमल मीडियम था वो किसका बनाया जाता है, समझना जरा। अच्छा एक बात बताओ, जितना भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है वो क्या सब 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 के सब ग्लूकोज को यूज करता है क्या? अरे बोलो ना, अपने रेस्पिरेशन कभी तुम देख सुना है क्या, रेस्पिरेशन को तोड़ने के लिए भैया कोई और रिएक्शन चल रहा हो, चाहे तुम एरोबिक पढ़ा हो चाहे एनएरोबिक पढ़ा हो, क्या तुम सब में C6H12O6 को ही तोड़ता है क्या? कभी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यही काम करते हैं। क्या ग्लूकोज के अलावा बाकी हम किसी को तोड़ते हैं क्या? अरे क्या ग्लूकोज के अलावा बाकी हम किसी को तोड़ते हैं क्या? तो भैया जितना भी ऑर्गेनिज्म धरती पे है हम ये बोल दे कि भैया वो ग्लूकोज को ही यूज करता है एज द फूड। समझ में आ रहा है क्या? रेस्पिरेशन के लिए वो किसको यूज करेगा भैया? ग्लूकोज। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ क्या चाहिए भैया? ग्लूकोज चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया जो इसका मिनिमल मीडियम होता है, वो जो मिनिमल मीडियम जो लिखा है ना, इसका जो मिनिमल मीडियम होता है वो हम बना देते हैं, उसमें डालते हैं शुगर, फिर हम डालते हैं सॉल्ट, और कुछ डालते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं बायोटीन, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं भैया? बायोटीन। जब शुगर प्लस सॉल्ट प्लस बायोटीन को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वो मिनिमल मीडियम बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या जो हमारा शुगर होता है वो एग्जैक्टली सुक्रोज होता है क्या? अरे बोलो ना, वो हमारा क्या होता है भैया? सुक्रोज होता है। तो एक बात बताओ, क्या ये शुगर को डायरेक्टली यूज कर लेगा कि उसको तोड़ेगा ग्लूकोज में? तोड़ेगा ग्लूकोज मिलना बनाना मुश्किल, जबकि सुक्रोज आराम से मिल जाएगा अपने को। अरे मिलता नहीं मिलता भैया, तो अपने को आसानी से मिल जाता है कौन सा कंटेंट? सुक्रोज वाला कंटेंट। सुक्रोज ज्यादा स्टेबल होता है ना एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। अरे सुक्रोज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमारे बॉडी में या फिर कहीं भी जो फूड स्टोर किया जाता है ना, वो सुक्रोज के फॉर्म में ही किया जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं। क्योंकि ग्लूकोज कैसा होता है? रिएक्टिव होता है, जबकि सुक्रोज कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? सुक्रोज कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव होता है, और ग्लूकोज हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसका जो मिनिमल मीडियम होता है वो किसका बना होता है? शुगर प्लस सॉल्ट प्लस बायोटीन। क्लियर है भाई? जो भी एसेंशियल मटेरियल है ना, वो सब हमारा किसके अंदर आ जाएगा? बायोटीन के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा भाई? हमारे बायोटीन। मतलब हम लोग सॉल्यूशन, मतलब हम न्यूरोस्पोरा को अगर ग्रो करना चाहते हैं, वापस से सुनना भैया, अगर हम न्यूरोस्पोरा को ग्रो करना चाहते हैं तो न्यूरोस्पोरा को ग्रो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? न्यूरोस्पोरा को मुझे अगर ग्रो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसको फूड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और हम फूड के तौर पे क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? शुगर, सॉल्ट और बायोटीन। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं हम लोग? शुगर, सॉल्ट और बायोटीन। अब सपोज करो कि हमारे पास जो न्यूरोस्पोरा है हम उसको एक्सरे में एक्सपोज कर दिए। क्या कर दिए हम लोग? उसको एक्सरे में एक्सपोज कर दिए। जैसे ही हम उसको एक्सरे में एक्सपोज करेंगे तो अब बताओ, जब हम उसको एक्सरे में एक्सपोज करेंगे तो क्या एक्स रेज की वजह से क्या म्यूटेशन पॉसिबल है या नहीं है?
अरे एक्सरेज की वजह से म्यूटेशन पॉसिबल है। कभी तुम देखा क्या कि प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सरे हो रहा हो? आज तक कभी लाइफ में देखा किसी प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सरे होते हुए? नहीं। तो भैया किसी प्रेग्नेंट फीमेल का एक्सरे नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो भैया एक्सरे जो है ना वो म्यूटेशन को कॉज करता है, मतलब वो हमारे डीएनए के मटेरियल को चेंज कर देता है। समझे? तो न्यूरोस्पोरा तो और छोटा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसके डीएनए को मटेरियल को बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बदल देगा ना भैया, तो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगा। मतलब जो हमारा न्यूरोस्पोरा है जो है, जो हमारा एक कंटेनर, सबसे पहले तो एक ग्लास ट्यूब के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमल मीडियम डालेंगे, और मिनिमल मीडियम डालने के बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, न्यूरोस्पोरा, ताकि वो इस पे ग्रो कर सके आसानी से। कोई दिक्कत भाई? तो हम इस पे क्या मिलाएंगे भाई? ये हमारा हो गया क्या, ये वाला जो ये वाला जो है ये हमारा क्या है भैया, न्यूरोस्पोरा। ये हमारा क्या है, न्यूरोस्पोरा। अच्छा एक बात बताओ, क्या जब तक न्यूरोस्पोरा एकदम बराबर, इसका सारा जीन एकदम बराबर काम कर रहा है, तो क्या बताओ, क्या ये आराम से सॉल्ट प्लस शुगर प्लस बायोटीन पे एग्जिस्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। लेकिन कभी ये सोचो कि शुगर प्लस सॉल्ट प्लस बायोटीन से जो कंपोनेंट ये बनाता होगा, अगर वो वाला जीन बंद हो जाए, मतलब काम करना छोड़ दे, तो क्या ये, अच्छा तुम देखो, सबसे पहली बात, ये डायरेक्टली शुगर को यूज नहीं करता होगा। समझ में आया? डायरेक्टली शुगर या फिर सॉल्ट चाहे बायोटीन को ये यूज नहीं करता होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज नहीं करता है, मतलब इसको बस ये यूज करता होगा रॉ मटेरियल के तौर पे। अरे इसको सिर्फ किसके लिए यूज करता होगा भैया? रॉ मटेरियल के लिए इसको यूज किया जाता होगा, बाकी और किसी चीज के लिए नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना भाई? तो इसको यूज किया जाता होगा किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। कोई दिक्कत भाई? तो देखना, हमारे इसकी बात करें, हम लोग न्यूरोस्पोरा की बात करें, तो न्यूरोस्पोरा क्या करता है समझना। न्यूरोस्पोरा क्या करता है उसकी बात कर रहा हूं। जो न्यूरोस्पोरा होता है वो सबसे पहले रॉ मटेरियल को क्या करता है, ठीक है, सबसे पहले रॉ मटेरियल लेता है, और रॉ मटेरियल को बदल लेता है ऑर्निथिन में। किसमें बदल लेता है, बोलो, किसमें बदल लेता है? ऑर्निथिन में। और फिर इस ऑर्निथिन को बदला जाता है सिट्रुलिन में। किसमें बदला जाता है? सिट्रुलिन में। और फिर इस सिट्रुलिन को किसमें बदला जाता है? आर्जिनिन में। किसमें बदला जाता है? आर्जिनिन। मतलब ये सब नाम है, क्लियर है भाई? तो रॉ मटेरियल है हमारे पास, रॉ मटेरियल को किसमें बदला गया? ऑर्निथिन। मतलब हम तुमको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई न्यूरोस्पोरा हम ग्रो करवा रहे हैं, उसके मिनिमल मीडियम पे, मतलब हम शुगर प्लस सॉल्ट प्लस बायोटीन मिलाए होंगे उसको ग्रो करने के लिए, उसका कल्चर मीडियम में, और वो क्या कर रहा होगा, इन तीनों को यूज करके क्या बना दे रहा होगा? ऑर्निथिन। और ऑर्निथिन से क्या बन रहा होगा? सिट्रुलिन से क्या बन रहा होगा? अच्छा क्या यहाँ पे कोई जीन ए इन्वॉल्व होगा क्या? एंजाइम ए बोल दे क्या? कोई एंजाइम ए होगा जो रॉ मटेरियल से किसमें बदलता होगा? ऑर्निथिन में। अच्छा कोई एंजाइम जो है वो हमारा बी होगा जो ऑर्निथिन को किसमें बदलता होगा? सिट्रुलिन में। और फिर कोई एंजाइम हमारा सी होगा जो कि सिट्रुलिन को किसमें बदलता होगा? आर्जिनिन। और फाइनली आर्जिनिन कौन यूज कर लेता होगा? न्यूरोस्पोरा। फाइनली आर्जिनिन कौन यूज कर लेता होगा? न्यूरोस्पोरा। तो ये देखो कैगो जीन यहाँ पे इन्वॉल्व है, जैगो एंजाइम उतना जीन। अरे बिकॉज वन जीन वन हाइपोथेसिस, अरे वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाय बीडल एंड टेटम। और इसमें हम लोग बीडल एंड टेटम की ही ना बात कर रहे हैं, देखो जरा वो नीचे, अरे उसी ने मिनिमल मीडियम तैयार किया है ना भैया। तो हम लोग किसकी बात करेंगे? जितना एंजाइम है उतना ही उसके पास अभी जीन होगा। किसके पास? न्यूरोस्पोरा की। मतलब कैगो जीन अभी इसमें काम कर रहा है। मतलब अगर सिर्फ उसको खाना खाना है, वापस सुनना, सिर्फ अगर उसको अपना खाना खाना है किससे? एक मिनिमल मीडियम से, तो कैगो एंजाइम उसको जरूरत पड़ेगा। तो हम उसको 3 गो एंजाइम, अरे वो छोड़ भाई, हमारे अंदर अगर चाहिए हो तो हमारे अंदर लगभग 20 एंजाइम से भी ज्यादा चाहिए होता है। अगर हमारे सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ना है तो हमारे अंदर 20 एंजाइम से भी ज्यादा चाहिए, जैसे कि हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, इस तरह से लगभग कितने चाहिए अपने को? 20। समझ में आ रहा है? ये बहुत सारा हमारे पास एंजाइम होता है, जैसे कि आइसोलेज एंजाइम होता है, ये सब एंजाइम होता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अरे आती बात नहीं आती? अरे आती नहीं आती? मतलब न्यूरोस्पोरा का टेंडेंसी क्या है? डायरेक्टली आर्जिनिन पे ग्रो करने का। मतलब अरे यार, आर्जिनिन को ये डायरेक्टली यूज कर सकता है ना न्यूरोस्पोरा, है ना? जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास जो मीडियम तैयार किए हैं उस मीडियम में हम लोग वो कंटेंट ना मिला के हम सीधे आर्जिनिन दे, तो क्या ये इतना स्टेप चलेगा क्या? नहीं ना, वो डायरेक्टली आर्जिनिन को यूज कर लेगा, खुश रहेगा। अच्छा इधर वाला जीन नहीं भी काम किया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या?
तो इस बेसिस पे ना हम न्यूरोस्पोरा को 3 क्लास में डिवाइड कर दिए। कितने क्लास में डिवाइड कर दिए? 3 क्लास में। क्लास 1 हो गया जब उसका जीन ए काम नहीं करेगा, क्लास 2 हो गया जब उसका जीन बी काम नहीं करेगा, और क्लास 3 हो गया जब उसका जीन सी काम नहीं करेगा। समझ में? अच्छा, ऐसा कब होगा? काम नहीं करेगा मतलब उसके में हमको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, और उसके लिए अभी अभी हमने उसको एक्सरे में डाला था। सही बात गलत बात? जैसे ही हम उसको एक्सरे में डालेंगे, एक्सरे में डालने के बाद क्या होगा? थोड़ा सा चेंज आएगा उसके अंदर। अरे बोलो, जैसे ही हम उसको एक्सरे में डालेंगे क्या उसके में चेंज आएगा या नहीं आएगा? तो भैया उसके अंदर चेंज आता है। क्लियर है भैया? और जब चेंज आएगा तो भैया हो सकता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में, मतलब किसी न्यूरोस्पोरा में इसमें चेंज आया हो, किसी न्यूरोस्पोरा में ये वाला एंजाइम बनाने में चेंज आया हो, और किसी न्यूरोस्पोरा के इसका वाला जो जीन होगा उसमें चेंज आया होगा। सही बात या गलत बात? अरे सही बात या गलत बात? मान लो, लेट कंसीडर, हम लोग बोलते हैं कि मान लो हमारे पास एक न्यूरोस्पोरा है और हम लोग इसको बोल रहे हैं ये क्लास 1 टाइप का है। क्या है? क्लास 1। मतलब क्लास 1 का मतलब ए काम नहीं करेगा, क्लास 2 का मतलब बी काम नहीं करेगा, और क्लास सी का मतलब, क्लास 3 का मतलब सी काम नहीं करेगा। ठीक है भाई? तो अभी बताओ, मेरे पास अगर न्यूरोस्पोरा क्लास 1 टाइप का है तो बताओ तो इन तीनों एंजाइम में से कौन सा एंजाइम उसके में नहीं है अब? है ना, क्लास ए एंजाइम नहीं है। लेकिन तो बताओ, क्या अगर तुम रॉ मटेरियल मिलाते हो, इसका मतलब अगर तुम शुगर प्लस सॉल्ट प्लस बायोटीन मिलाते हो, तो क्या ये एंजाइम वर्क करके इसको ऑर्निथिन में बदल सकता है? अरे ये एंजाइम यूज करके ऑर्निथिन में बदल सकता है। लेकिन क्या उस न्यूरोस्पोरा, मतलब क्लास 1 टाइप के न्यूरोस्पोरा में क्या ये ए एंजाइम है क्या? अरे क्या ए एंजाइम है क्या? अगर ए एंजाइम नहीं है तो क्या रॉ मटेरियल किसी कीमत में ऑर्निथिन में नहीं बदलेगा? तो ऑर्निथिन किसी कीमत पे सिट्रोलिन में नहीं बदलेगा। अबे हमको बदलना है ग्लूकोज को ये फ्रक्टोज में, तो साला पहले हमारे पास ग्लूकोज ना होना चाहिए। समझ में? तो भैया ऑर्निथिन को सिट्रोलिन में बदलना तो पहले तो ऑर्निथिन चाहिए, और ऑर्निथिन नहीं बना है। समझ पा रहे हो? तो अगर मैं चाहता हूं कि नहीं ये मरे नहीं, तो फिर हमको क्या देना पड़ेगा उसको? या तो ऑर्निथिन दे दो, नहीं तो सिट्रोलिन दे दो, नहीं तो आर्जिनिन दे दो। अच्छा, ऑर्निथिन दे दोगे तो बी काम करके सिट्रोलिन बना देगा, और फिर सी काम करके आर्जिनिन बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर तुम डायरेक्टली सिट्रोलिन दे दोगे तो एंजाइम सी काम करेगा और डायरेक्टली आर्जिनिन बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डायरेक्टली तुम आर्जिनिन दे दो, क्या कोई एंजाइम काम करने की जरूरत है क्या? वो सीधे ग्रो कर जाएगा क्या आराम से? अरे करेगा या नहीं करेगा? तो वो डायरेक्टली ग्रो कर जाएगा। ठीक है भाई? अच्छा, अब दूसरा कंडीशन है हमारे पास कि मान लो हमारे पास क्लास 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म है। हमारे पास क्या है? क्लास 2 टाइप का। अब क्लास 2 में हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये जीन, ये हमारा जो जीन बी है ना, वो काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारे पास एंजाइम बी काम नहीं कर रहा है, मतलब हमारे पास एंजाइम बी नहीं है। ठीक है भाई? अब एंजाइम ए है, एंजाइम सी है, लेकिन एंजाइम बी नहीं है। अब देखो, मान लो कि अगर हम इसको रॉ मटेरियल देते हैं तो रॉ मटेरियल से आराम से क्या बना देगा? ऑर्निथिन। लेकिन क्या ऑर्निथिन को किसी कीमत पे सिट्रोलिन में बदल पाएगा क्या? क्या सिट्रोलिन को फिर आर्जिनिन में बदल पाएगा? नहीं। तो उस चक्कर में क्या वो रॉ मटेरियल पे ग्रो कर पाएगा? नहीं। अगर वो रॉ मटेरियल पे ग्रो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? अरे ये वाला जीन इनएक्टिव है ना भाई, तो यहां से डाल दो ना, सिट्रोलिन डाल दो या फिर आर्जिनिन डाल दो। अगर हम सिट्रोलिन डाल दिए तो सिट्रोलिन पे सी काम करेगा और आर्जिनिन बना देगा, और आर्जिनिन डाले तो डायरेक्ट आर्जिनिन को यूज करके जी लेगा। अरे बोलो हाँ या ना? डायरेक्ट आर्जिनिन को यूज करके जी लेगा। चलो, उसके बाद हम लोग बात करें तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब क्लास 3 टाइप का हो और उस वक्त हमारा जीन सी, मतलब एंजाइम सी ना हो हमारे पास। क्या नहीं है हमारे पास? एंजाइम सी नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास जो रॉ मटेरियल होगा वहां से ऑर्निथिन बनेगा, ऑर्निथिन से सिट्रोलिन बनेगा, लेकिन क्या सिट्रोलिन से आर्जिनिन बन पाएगा क्या? नहीं ना। अरे बोलो, अरे क्या बनेगा या नहीं बनेगा? तो उसके लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? सिर्फ आर्जिनिन, तभी वो ग्रो करेगा, है ना। जब हम उसको एक्सरे में एक्सपोज करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप का वेरिएंट मिलेगा, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। कितने टाइप के मिलेंगे मेरे को? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जो क्लास 1 होगा उसको तुमको ऑर्निथिन, सिट्रोलिन या फिर आर्जिनिन देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। सही बात गलत बात? जो क्लास 2 है उसको तुमको सिट्रोलिन और आर्जिनिन ही देना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, और जो क्लास 3 है वो सिर्फ और सिर्फ आर्जिनिन पे ही ग्रो कर सकता है, रॉ मटेरियल ऑर्निथिन और सिट्रोलिन पे ग्रो नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक समझ में आई बात? अरे बोलो, क्या यहां तक कोई भी तकलीफ है? मतलब जब हम क्या करेंगे? बोलो, जब हम मिनिमम मीडियम में जो ग्रो कर रहा है न्यूरोस्पोरा, वापस सुनना, जो न्यूरोस्पोरा हमारे मिनिमल मीडियम में ग्रो कर रहा है, उस मिनिमल मीडियम न्यूरोस्पोरा मतलब उसके में सारे जीन काम कर रहे हैं,
हम उसको सिंपल क्या करेंगे, उसको एक्सपोज कर देंगे किसके साथ, एक्सरे के साथ। जैसे ही तुम एक्सरे के साथ एक्सपोज करेगा करेगा फिर उसमें चेंज आएगा। जैसे ही हम उसको एक्सरे के साथ एक्सपोज करेंगे उसमें क्या होगा भैया, चेंज आएगा। ठीक है भाई, उसमें म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन की वजह से फर्क पड़ेगा हमारा। क्लियर है भाई। तो जहां पे न्यूरोस्पोरा लिखा हुआ था ना वहां पे उसी को मार करके एक मतलब टेस्ट ट्यूब टाइप का बनाओ और उसमें फिर मिनिमल मीडियम डालो और फिर वहां पे क्या करो, न्यूरोस्पोरा को रिप्रेजेंट करो कि हाँ ये न्यूरोस्पोरा है। ठीक है भाई, जहां न्यूरोस्पोरा लिखा होगा ना उसी को मार करना, इस तरह से पूरा एक कंटेनर बनाना, इसमें मिनिमल मीडियम डालना। ठीक है भाई, मिनिमल मीडियम, और ये हमारा न्यूरोस्पोरा है, मतलब न्यूरोस्पोरा को हम ग्रो करवा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया न्यूरोस्पोरा और ये हो गया हमारा मिनिमल मीडियम। इतना करो। चलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे यहां तक समझ में आई बात? करो थोड़ा जल्दी, लिखो उसको, बनाओ। क्या क्या यहां तक, यहां तक लिख लिया सब लोग? चलो, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे किस में, एक्सपोज टू एक्सरे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोज्ड टू एक्सरे, हम इसको एक्सरेज में एक्सपोज करेंगे। लिखो, जब हम इसको एक्सरेज में एक्सपोज करेंगे तो बताओ इसके अंदर म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा, बोलो। अरे होगा ना, जब हम इसको एक्सरेज में एक्सपोज करेंगे तो हम लोग बोले कि इंड्यूसेज म्यूटेशन, इसकी वजह से क्या हो जाएगा भैया, म्यूटेशन। अरे बोलो ना, इसका मतलब उसमें बहुत सारा म्यूटेंट फॉर्म अपीयर हो जाएगा, मतलब दे फॉर्म मिनी म्यूटेंट फॉर्म, है ना भैया। तो जैसे ही हम एक्सपोज करेंगे एक्सरे से तो भैया ये जो एक्सरे होगा वो इंड्यूस करेगा किसको, इंड्यूस करेगा किसको, म्यूटेशन को। किसको इंड्यूस करेगा भैया, म्यूटेशन को। और इसकी वजह से जो बीडल एंड टेटम है उसको बहुत सारा म्यूटेंट फॉर्म मिल जाएगा। अरे बोलो, उसको बहुत सारा क्या मिल जाएगा भैया, म्यूटेंट फॉर्म। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं दे ऑब्टेन मेनी म्यूटेंट फॉर्म, उसको बहुत सारा म्यूटेंट फॉर्म मिल जाएगा। करो जरा यहां तक। जब हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे एक्सरे में, तब उसमें म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन की वजह से उसमें बहुत सारा म्यूटेंट फॉर्म अपीयर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अरे यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसको पूरा एक स्टेटमेंट लिखना ना, ये वाला छोटा वाला पॉइंट नहीं है भाई, इसको पूरा स्टेटमेंट, इंड्यूस म्यूटेशन, उसका पूरा एक स्टेटमेंट लिखना है, इसको मार्क करके पूरा एक स्टेटमेंट एकदम पूरा पेज के स्टार्टिंग से चालू करना। ठीक है, उसको मार्क करके पूरा पेज के स्टार्टिंग से चालू करना। करो, ठीक है, वहीं से करो ना, सीधे नीचे एरो करो, पूरा लाइन चालू करो। नहीं आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? सिंपल इसको करो इधर और यहां से चालू करो। तो वहां पे अपन लिखेंगे दे ऑब्टेन मिनी म्यूटेंट फॉर्म, दे ऑब्टेन मिनी म्यूटेंट फॉर्म, they obtained they obtained
मेनी म्यूटेंट फॉर्म विच आर, पूरा एकदम स्टेटमेंट लिखते जाओ ना पूरा कॉपी में, दे ऑब्टेन्ड मेनी म्यूटेंट फॉर्म which are unable to grow on which are unable to grow on many mutant form which are unable to grow on minimal medium, unable to grow on minimal medium, unable to grow on minimal medium, minimal medium, ठीक है। उसका लिखना अगला स्टेटमेंट इसी में, दे, हाँ उसी में अगला स्टेटमेंट है, दे विल ग्रो ओनली व्हेन, they will grow only when some additional, they will grow only when some additional nutrients are added in the medium, some additional nutrients are added in the medium, some additional nutrients are added in the medium, then they grow, then they grow, THEN, then comma they grow, तब जाके वो ग्रो करेगा। कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट जब अपन मीडियम में मिलाएंगे तब जाके वो ग्रो करेगा। यहां तक कोई तकलीफ है? यहां तक बोलो, अरे बोलो ना। अच्छा बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये जो म्यूटेंट है इनको मुझे अलग से कुछ न्यूट्रिशन देना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अरे ये जो म्यूटेंट है उनको क्या करना पड़ रहा है, मुझे अलग से न्यूट्रिएंट्स देना पड़ रहा है। तो क्या हम ऐसे म्यूटेंट फॉर्म को न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स बोल सकते हैं क्या? क्या ऐसे म्यूटेंट फॉर्म को हम लोग न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स बोल सकते हैं क्या? अरे है ना, मतलब हम जो एक्सरे में एक्सपोज किए हैं उसकी वजह से हमारे पास कुछ क्या बने हैं भैया, न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स बने हैं। तो वहां पे जो ग्रोन लिखा है उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके मालूम है ना, उसका पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सच न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स, सच न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स, such nutritional mutants are known as such nutritional mutants are known as auxotroph। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? auxotrophs are known as auxotrophs। मतलब तुम समझ में आ गया, जो हमारा नया ऑर्गेनिज्म म्यूटेशन से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोट्रॉफ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ऑक्सोट्रॉफ। ठीक है भाई, समझना, वापस से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनेंगे भाई मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि भैया जो हमारे पास जो नया न्यूट्रिशनल म्यूटेंट्स मिले हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सोट्रॉफ। मतलब वो हमारे म्यूटेंट्स हैं। क्या है हमारे पास? म्यूटेंट्स हैं। कोई दिक्कत है भाई? अरे कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? है ना भाई। तो अब जैसे मान लो कि हमरे में म्यूटेशन नहीं है तो हम पुराने वाले हैं, मतलब वाइल्ड टाइप हैं। याद करो वाइल्ड टाइप तुमको बताया था, जब म्यूटेशन होता है तो 3 तरह का होता है, सेम सेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, बताया था। अच्छा हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एंजाइम बनिए नहीं रहा है, तो बताओ ये सेम सेंस है कि मिससेंस है कि नॉनसेंस है? हाँ ये नॉनसेंस म्यूटेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई। अरे समझ, सेम सेंस म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन होने के बावजूद भी एंजाइम उसी टाइप का बना रहा है। मिससेंस का मतलब एंजाइम उसी टाइप का बन रहा है लेकिन इफेक्टिव थोड़ा कम है, उससे कम है, मतलब वो एंजाइम थोड़ा कम काम कर रहा है ना। दूसरे तरह का भी एंजाइम बने, ठीक है भाई, और वो भी काम करे, ठीक है, दूसरा ही काम करे पर वो काम करे। उसका तीसरा हो गया कि भैया कोई एंजाइमे ना बनाए, चाहे एंजाइम बिल्कुल काम ना करे। तो जब एंजाइमे नहीं बनाएगा और एंजाइम बिल्कुल काम नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एकदम साफ नॉनसेंस है। समझ में? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? नॉनसेंस। तो यहाँ पे तुम किस टाइप का म्यूटेशन कंसीडर कर रहे हो? नॉनसेंस टाइप का, क्योंकि मैंने बोला कि एंजाइम ए बनना बंद हो गया, इसका मतलब कोई नहीं है ना, सेम टाइप का भी नहीं बन रहा है और लेस इफेक्टिव भी नहीं बन रहा है, बस बनना ही बंद हो गया। तो इसका मतलब क्या है भैया? नॉनसेंस टाइप का म्यूटेशन है यहाँ पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे बोलो, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? बोलेंगे भाई।
तो भैया जितने भी हमारे म्यूटेंट फॉर्म होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉप। तो वाइल्ड टाइप होता होगा उसको भी तो कुछ बोलते होंगे ना, जिसके में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है अभी तक, जिसके अंदर म्यूटेशन करवाया जा रहा है, वो तो पहले वाइल्ड रहा होगा कि नहीं रहा होगा, जब उसके में सारे जीन डोमिनेटिंग रहे होंगे। अरे जब उसके में सारे जीन क्या रहे होंगे भैया, डोमिनेटिंग रहे होंगे। तो देखना, जो हमारे पास वाइल्ड जो होता है, जो हमारे पास वाइल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि जंगली की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना भाई। यहाँ पे वाइल्ड का मतलब किससे है, जो पुराना है ना, जो पुराना जीन है। अरे क्लियर है भाई, जो पुराना जीन है, जो नेचुरली बना था, बाद में म्यूटेशन करवा के नहीं, जो नेचुरली बना था, वो जीन जो पूरा स्टेप फॉलो करवा रहा था। समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उनको हम लोग प्रोटोट्रॉफ बोल सकते हैं क्या, जो हमारे वाइल्ड टाइप होते हैं ना भाई। अच्छा लिख लेना वहां पे, जो हमारा वाइल्ड टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रोफ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, प्रोटोट्रॉफ। ये पहले भी बता चुका हूं कि वाइल्ड टाइप को हम लोग प्रोटोट्रॉफ बोलते हैं, अरे बताया था। और जो हमारे नए म्यूटेंट टाइप होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सोट्रॉफ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सोट्रॉफ। क्या बोलते हैं अपन उसको, ऑक्सोट्रॉफ। ये हमारा हो गया क्या, दैट इज द म्यूटेंट टाइप, ये हमारा म्यूटेंट टाइप। ठीक है भाई। तो वाइल्ड टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोट्रॉफ, प्रोटोट्रॉफ। अच्छा ये इंपॉर्टेंट होगा, ये एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था कि वाइल्ड टाइप वाले ऑर्गेनिज्म को तुम क्या बोलोगे, तो फिर क्या बोलोगे, प्रोटोट्रॉफ, जिसके में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है क्या, जिसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, फिर उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द, बोलो, प्रोटोट्रॉफ। कोई दिक्कत यहां तक। और जो वाइल्ड टाइप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप होगा प्रोटोट्रॉफ, और जो म्यूटेंट टाइप होगा उसको ऑक्सोट्रॉफ। कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे ये टॉपिक आसान लग रहा है ना भाई, बहुत आसान है, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। आज तो थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया, कल से एकदम टाइम पे चलेगा ना, खत्म हो जाएगा। तो चलो टॉपिक डालना ऑक्सोट्रॉप, उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे अपन। टॉपिक डालना ऑक्सोट्रॉप, छोटा सा एकदम, उतना बड़ा भी नहीं। ऑक्सोट्रॉप के बारे में बस 2 लाइन लिखेंगे, बात खत्म। ऑक्सोट्रॉफ, तो उसमें हम लोग लिखेंगे ऑक्सोट्रॉफ में, ऑक्सोट्रॉफ में अपन लिखेंगे, उसको हम लोग किस में यूज करने वाले हैं, यहाँ पे, वहां पे लिखना है नाउ दे आर ऑक्सोट्रॉप, नाउ दे आर, नाउ दे आर selected, now they are selected 3 types of auxotrope, 3 types of auxotrope separated and made 3 group, auxotrope separated and made 3 groups. Now they selected, अच्छा कौन selected, बीडल एंड टैटम। दे सेलेक्टेड मतलब बीडल एंड टैटम ने सेलेक्ट किया है। नाउ दे सेलेक्टेड 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सोट्रॉप सेपरेटेड मतलब अलग अलग, एंड मेड 3 ग्रुप, और अलग अलग 3 ग्रुप बनाया। सही है, अलग अलग 3 ग्रुप बनाया। सही है, सेपरेटेड एंड मेड 3 ग्रुप, separated and made 3 group, separated and made, अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई बात, यहां तक बात समझ में आई। तो अब हम लोग इसको तीनों में डिवाइड कर दे क्या, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में डिवाइड कर दे। अभी भी बताया था ना, अब तुम बता देगा क्या, क्लास 1 में कौन सा जीन म्यूटेंट हुआ होगा, ए बी या सी, जीन ए गेट्स म्यूटेटेड, बराबर। तो इस अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो देखना जरा, क्या क्या तीनों एंजाइम, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम इसमें सेपरेट किए, मतलब अलग किए हैं जानबूझ के। समझ में आ रहा है? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म म्यूटेंट हो जाए, है कि नहीं।
तो ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो हम लोग सबसे पहला बात करते हैं क्लास वन। क्लास वन, चलो क्लास वन की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे क्लास टू की, और फिर हम लोग बात करेंगे क्लास थ्री की। ठीक है, क्लास थ्री। चलो बताओ, क्लास वन में कौन सा जीन म्यूटेंट हुआ होगा, है ना? तो जीन हुआ होगा म्यूटेंट भाई, एंजाइम म्यूटेंट नहीं होता है भाई, है ना भाई? जीन म्यूटेंट होता है, एंजाइम म्यूटेंट नहीं होता है, वापस से बता दे रहा हूं। तो हम लोग ये बोले कि अगर ए जीन म्यूटेंट हो जाएगा तो ये रॉ मटेरियल पे ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑर्निथिन चाहे सिट्रोलिन चाहे आर्जिनिन दोगे तो ये ग्रो कर जाएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्लास ए के लिए, इट इट विल ग्रो ओनली व्हेन ऑर्निथिन, सिट्रोलिन और आर्जिनिन इज एडेड इन द मीडियम। इन तीनों में से अगर हम किसी को भी मीडियम में मिला देते हैं तो वो ग्रो कर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लास वन में लिखना, क्लास वन में लिखना इट ग्रो, इट विल ग्रो, हाँ, या फिर इट ग्रो, ठीक है, इट ग्रो ओनली व्हेन ऑर्निथिन स्लैश सिट्रोलिन, ऑर्निथिन का स्पेलिंग देख लेना, ऑर्निथिन स्लैश सिट्रोलिन स्लैश आर्जिनिन, ornithine slash citrulline slash arginine is added to the medium, is added in the medium, is added in the medium। क्लास वन हो गया। तो बताओ क्लास टू के लिए वो किस पे ग्रो करेगा? क्लास टू के लिए किस पे ग्रो करेगा? अरे क्लास टू के लिए किस पे ग्रो करेगा? इट विल ग्रो ओनली व्हेन बोलो, किसको मिलाएंगे? सिट्रोलिन या फिर आर्जिनिन इज एडेड इन द मीडियम। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? ओनली आर्जिनिन, सिर्फ आर्जिनिन पे ग्रो करेगा, उसके अलावा किसी पे नहीं। तो तीनों स्टेटमेंट पहले लिख लो, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री के लिए अपने अपने अनुसार। तो क्लास वन हो गया, क्लास टू लिखो, क्लास थ्री लिखो। इट ग्रो ओनली व्हेन सिट्रोलिन स्लैश आर्जिनिन इज एडेड इन द मीडियम। क्लास टू किस पे ग्रो करेगा? जब उसको सिर्फ सिट्रोलिन और आर्जिनिन मिलेगा केवल, तब ग्रो करेगा, ऐसे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है भाई? तो क्लास वन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्लास वन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीन ए गेट्स म्यूटेटेड, जीन ए जो है ना वो म्यूटेड हो गया। यहां पे क्या लिखोगे? जीन बी गेट्स म्यूटेटेड। इसके लिए क्या लिखोगे? जीन सी गेट्स म्यूटेटेड। सही है, हो गया क्या? तीनों के लिए स्टेटमेंट लिख दिया क्या? जीन ए गेट्स म्यूटेटेड, जीन बी गेट्स म्यूटेटेड, जीन सी गेट्स म्यूटेटेड। हो गया? चलो लिखेंगे अब, पैराग्राफ चेंज करके अब अगला पॉइंट लिखेंगे। ये तीनों समझ में आ गया? क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री कैसे लिखे हैं? अरे बोलो, क्या ये समझ में आ गया क्या? पक्की बात है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से स्टेटमेंट चालू करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे फ्रॉम दीज दे कंक्लूडेड, फ्रॉम दीज दे कंक्लूडेड, फ्रॉम दीज दे concluded, from these they concluded, comma, they discovered an arginine synthesis pathway, they concluded, comma, they discovered an arginine synthesis pathway, an arginine synthesis pathway। क्या इस तरह से तुमको आर्जिनिन कैसे कैसे बनता है वो चीज पता चला या नहीं चला?
अरे बोलो, क्या वो चीज मालूम चला ना? तो हम लोग फ्रॉम दीज दे कंक्लूडेड, दे डिस्कवर्ड एन आर्जिनिन सिंथेसिस पाथवे इन न्यूरोस्पोरा। आर्जिनिन सिंथेसिस पाथवे इन न्यूरोस्पोरा। आर्जिनिन सिंथेसिस पाथवे इन न्यूरोस्पोरा। हो गया? अरे हो गया क्या? चलो अब वही वाला लाइन हम लोग वापस से कर लेंगे जो हम लोग पहले किए हुए थे, समझना जरा। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, जैसे देखो हमारे पास सबसे पहले तो रॉ मटेरियल है। अच्छा, रॉ मटेरियल का मतलब मिनिमल मीडियम की बात कर रहे हैं हम, सही है ना? मतलब शुगर प्लस सॉल्ट प्लस बायोटीन, याद है ना भाई? अच्छा, रॉ मटेरियल से क्या बनता है? अरे बोलो, रॉ मटेरियल से क्या बनता है? रॉ मटेरियल से क्या बनता है? सबसे पहले में, सबसे पहले बनता है ऑर्निथिन, याद है? तो सबसे पहले क्या बनेगा हमारा? ऑर्निथिन। अच्छा बताओ, ऑर्निथिन से क्या बनता है हमारा? ऑर्निथिन से सिट्रुलिन, और फिर सिट्रुलिन से क्या बनता है हमारा? आर्जिनिन। क्या यही स्टेप है क्या हमारे आर्जिनिन बनने का? अगर आर्जिनिन बनना है तो आर्जिनिन अगर न्यूरोस्पोरा में बनना है तो रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन बनना पड़ेगा, ऑर्निथिन से सिट्रुलिन, और फिर सिट्रुलिन से आर्जिनिन। क्या ये तुमको स्टेप समझ में आया क्या? अरे क्या न्यूरोस्पोरा के अंदर ये स्टेप समझ में आया क्या, क्या ऐसा होता है न्यूरोस्पोरा के अंदर? अच्छा, तो बताओ यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? एंजाइम ए। मान लो कि यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व है एंजाइम बी, और यहाँ मान लो कि एंजाइम इन्वॉल्व है एंजाइम सी। तो भैया इसकी वजह से ये किस, मतलब ये किससे बना होगा? एंजाइम ए जो है वो किससे बना होगा? जीन ए से। ये बना होगा जीन बी से, और ये बना होगा जीन सी से। तो हम लोग बोले कि यहाँ पे हमारा अगर जीन ए प्रेजेंट है तो भैया एंजाइम ए बनेगा, और जिसकी वजह से रॉ मटेरियल को किसमें बदल दिया जाएगा? ऑर्निथिन में। अगर हमारे पास जीन बी प्रेजेंट है तो वो एंजाइम बी बनाएगा, और उससे हमारा किसमें बदल दिया जाएगा? ऑर्निथिन को सिट्रुलिन में। और भैया सी की बात करें तो सी किससे बना होगा? जीन सी से। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, क्या ये चीज समझ में आया क्या? अरे बोलो, क्या ये चीज हम लोग को समझ में आया या नहीं आया? तो जीन ए, जीन बी, जीन सी बनाता है एंजाइम ए, एंजाइम बी, एंजाइम सी। अच्छा, इसका मतलब हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं, वापस देखो। अच्छा, इधर देखो, ये इसका मतलब हम लोग यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया एक जीन जो है ना वो एक एंजाइम बनाता है। एक जीन जो है वो एक एंजाइम बनाता है। अच्छा, एक बार तुम सोचो, जैसे मान लो कि भैया जीन ए म्यूटेंट हो गया है जिसकी वजह से एंजाइम ए नहीं बनेगा, और हम उसको रॉ मटेरियल देंगे, बताओ वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा? रॉ मटेरियल देंगे तो वो न्यूरोस्पोरा जिंदा रहेगा या मर जाएगा? अरे मर जाएगा, क्योंकि ए तो है नहीं, तो रॉ मटेरियल से ऑर्निथिन में बदल नहीं पाएगा, और इसका हो के भी क्या फायदा जब ऑर्निथिन नहीं है? समझ पा रहे हो भाई? तो कुल मिला के वो मरा जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो मियाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जब ए नहीं होगा तो फिर अगर हम लोग रॉ मटेरियल डालें तो वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि ये ए काम नहीं कर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए काम नहीं किया तो भैया सिंपल एक एंजाइम काम नहीं किया है ना भाई? सिंपल क्या किया है? एक एंजाइम काम नहीं किया है। अच्छा, क्या एंजाइम की वजह से उसका रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? अरे खाना को तोड़ना ही रेस्पिरेशन होता है ना। अबे खाना का तोड़ना मतलब है ना सेल में जाके तोड़ना। अब ऐसा नहीं कि भैया तुम लोग पेट में तोड़वाने लगो, है ना? पेट में तोड़वाने को डाइजेशन बोलते हैं, और सेल में तोड़वाने को रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो हम लोग अगर सेल में खाना को तोड़वाएं तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। तो बताओ, क्या ये इसका रेस्पिरेशन इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ, तो हमको लगेगा जैसे क्या कि इसका जो रेस्पिरेशन का मेटाबॉलिज्म है वो नहीं चल रहा है। तो अगर हम ये चीज हमको नहीं मालूम होता तो हम यही बोलते ना कि एगो म्यूटेंट हुआ है जीन, तो उसकी वजह से उसका रेस्पिरेशन फर्क पड़ गया है, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ गया है। सही बात गलत बात? लेकिन अब हम जानते हैं कि भैया रॉ मटेरियल नहीं दो ऑर्निथिन दे दो, ये काम कर जाएगा। इसका मतलब खाली एंजाइम ए ही गड़बड़ हुआ है। समझ में आ रहा है? मतलब अब हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम दीज समरी, मतलब इसका जो भी समरी निकालो तो तुम बोल सकते हो कि बीडल एंड टेटम फिर बोला होगा कि भैया एक एंजाइम, एक जीन अगर म्यूटेंट होता है तो सिर्फ एक एंजाइम काम करना छोड़ेगा।
समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या यहाँ से कंक्लूड हो रहा है क्या? अरे कंक्लूड हो रहा है क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या? अरे जो उसने सोचा क्या हम लिख सकते हैं क्या? तो लिखेंगे अपन 10 स्टेटमेंट है 10 कॉमा दे कंक्लूडेड दैट, कौन दे मतलब बीडल एंड टेटम, 10 they concluded that they concluded that each gene forms a specific enzyme, 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 each gene forms a specific enzyme। और क्या केवल इसी वजह से हम इसको बोलते हैं क्या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस? अरे क्या इसी वजह से बीडल एंड टेटम ने दिया था क्या वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस? अरे है क्या? तो जहां पे एंजाइम लिखे हो ना आखिरी में, एंजाइम जहां लिखो उसको मार्क करो और फिर वहां पे लिख दो नोन एज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये लिख दो नोन एज वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हो गया, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस हुआ क्या यहां तक? अरे कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था यानोफ्स्की। क्या नाम था भैया? इट इज मोडिफाइड, इट इज मोडिफाइड बाय यानोफ्स्की। किसने इसको मॉडिफाई कर दिया? जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस था उसको यानोफ्स्की ने मॉडिफाई कर दिया। बराबर, साइंटिस्ट का नाम क्या है? यानोफ्स्की। बराबर, यानोफ्स्की, यानोफ्स्की। और उसने बोल दिया वन एंजाइम। अच्छा, क्या एंजाइम प्रोटीन होता है क्या? है ना। अच्छा, प्रोटीन में कौन सा चेन होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हम लोग ये बोले कि वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। एक अगर जीन बदलोगे तो एक प्रोटीन बदल जाएगा, चाहे वो प्रोटीन एंजाइम हो चाहे एक नॉर्मल प्रोटीन हो। अरे सही बात गलत बात? अरे बोलो सही बात गलत बात? तो सिंपल ये क्या कर देगा, ये क्या बोल देगा भैया, ये क्या बोल देगा? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, लिख लेता हूं उसका, लिख लेना तुम लोग, हाइपोथेसिस। ये हो गया खत्म। क्लियर है? इसको मार्क करो यहां से आगे, लाओ। तो ये हमारा क्या हो गया? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। यहां तक कोई दिक्कत? अरे बोलो, क्या यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अभी तक कोई तकलीफ है तो बोलो। अरे अभी तक कोई तकलीफ है तो बोलो भाई, पक्की बात? अच्छा एक बात बताओ, क्या सारा जीन काम करता है क्या? है? क्या सारा जीन काम करता है क्या? मतलब सारा जीन एमआरएनए बनाता है? तो सारे जीन को तुम बोल सकते हो क्या ये वाला चीज? अरे नहीं ना बोल सकते हैं।
हम सारे जीन के लिए ये वाली बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सारा जीन एमआरएनए नहीं बनाता है। सारा जीन काम कर रहा है, पर ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा जीन क्या करे, एमआरएनए बनाए। तो जो जीन एमआरएनए बनाएगा केवल वही ना प्रोटीन बनाएगा। अरे बोलो, क्या जो जीन एमआरएनए बनाएगा केवल वही ना प्रोटीन बनाएगा? और याद करो, जो जीन एमआरएनए बनाता है उसको हम लोग प्यार से सेल बायोलॉजी में बोले थे सिस्ट्रॉन। याद है? अरे याद है क्या? इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये वन जीन होना गलत है। हो सकता है कि जीन एमआरएनए नहीं बना रहा हो, फिर उस केस में हम क्या करेंगे? फिर तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं वन सिस्टेरॉन, मतलब ये तो एसेंशियल कंडीशन हो गया ना कि भैया उस जीन को काम करना पड़ेगा और साथ ही एमआरएनए बनाना पड़ेगा। अगर वो एमआरएनए बना रहा है और उसमें अगर म्यूटेशन कर दो तो उसका एक प्रोटीन बदल जाएगा, तो बाद में इसको फिर चेंज कर दिया जाएगा और अब क्या बोला जाएगा इसको? वन सिस्ट्रॉन। और सिस्टेरॉन का मतलब क्या होता है? द जीन विच फॉर्म्स एमआरएनए। जो भी जीन एमआरएनए बना रहा है उसको तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भैया? अरे बोलो, क्या बोलोगे भाई? सिस्ट्रॉन। तो यहां पे इसको फिर से मॉडिफाई कर लेंगे और मॉडिफाई करने के बाद अपन इसको क्या बोल देंगे? बोलो, वन सिस्ट्रॉन, वन सिस्ट्रॉन, वन पॉलीपेप्टाइड, हाइपोथेसिस। वन सिस्ट्रॉन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। कोई दिक्कत? एक सिस्ट्रॉन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड को चेंज करेगा। वन सिस्ट्रॉन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। हो गया क्या? अरे यहां तक हुआ क्या? अच्छा, तो हम लोग ये बोले कि भैया अच्छा एक बात बताओ, जितना भी जीन काम कर रहा है उस सबको तुम सिस्टेरॉन बोल सकते हो? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी सिस्टेरॉन है उस सबके सब जीन हैं, लेकिन जितने भी जीन हैं वो सबके सब सिस्टेरॉन नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जितना जीन है वो सब एमआरएनए बनेबे करे। अरे बोलो, ये एसेंशियल है या नहीं है? तो हम लोग कॉपी के छत पे लिख सकते हैं क्या? ऑल सिस्टेरॉन इज जीन बट ऑल जीन इज नॉट सिस्टेरॉन। तो लिखेंगे ऑल सिस्टेरॉन इज जीन, जितना भी सिस्टेरॉन है वो क्या है? जीन है। ऑल सिस्टेरॉन इज जीन बट ऑल जीन आर नॉट सिस्टेरॉन। ऑल सिस्टेरॉन आर जीन बट ऑल जीन्स आर नॉट सिस्टेरॉन। But all genes are not sisteron.